नमस्कार प्यारे साथियों, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करते हैं एकदम बढ़िया होंगे, स्वस्थ होंगे। हम लोग एक सीरीज़ अभी पढ़ने जा रहे हैं। वो क्या है, जो अभी कुमार गौरव सर की एक सीरीज़ आई थी, 7 फेरों वाली जो सीरीज़ थी, हम लोग उस पे चर्चा करेंगे। और पूरी जो बुक है, उस पूरी बुक को हम लोग चैप्टर बाय चैप्टर पढ़ते रहेंगे। जैसे उन्होंने सेशन निकाले थे कि पहला सेशन है, फिर उसके बाद दूसरा है, फिर तीसरा है, 3.0 है। फिर उन्होंने सभी में एपिसोड बाँटे थे कि पहला एपिसोड है, दूसरा एपिसोड है। वो सारे एपिसोड बाय एपिसोड पढ़ेंगे हम लोग। आज पढ़ने जा रहे हैं कुमार गौरव का 1.0 का पहला एपिसोड। अपना टाइम वेस्ट नहीं करते हैं। जिन लोगों ने चैनल सब्सक्राइब ना किया और सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन प्रेस कर लेना। हम लोग पढ़ते हैं सीधे अपने चैप्टर की ओर। तो देखिए ये है। सबसे पहले क्या है, शुरुआत करते हैं। तो इसमें है 7 फेरों वाली सीरीज़ है। 1.0 एपिसोड नंबर 1 है। इसमें सबसे पहले हम लोग क्या देखना है, सबसे पहला क्वेश्चन था सिंधु घाटी सभ्यता से। तो अब सिंधु घाटी सभ्यता से था, तो चलो देख लेते हैं सिंधु घाटी सभ्यता का क्या है। भारतीय उपमहाद्वीप में स्थित सिंधु घाटी सभ्यता एक कांस्य युगीन थी। देखिए, सबसे पहली बात तो ये आ गई कि ये सभ्यता कैसी थी, कांस्य युगीन थी। और इसी को हड़प्पा सभ्यता के रूप में भी जाना जाता था। फिर उसके बाद रेडियो कार्बन डेटिंग के आधार पर सिंधु घाटी सभ्यता का कालक्रम, ये इंपॉर्टेंट नहीं है, इसको आप ज़्यादा डीपली लीजिए। मैं जितना आपको बोलूँगा बस आप उतना पढ़ते रहिए, अपना काम हो जाएगा। बस आपको इतना याद रखना है कि कांस्य युगीन सभ्यता है और हड़प्पा सभ्यता के रूप में भी इसे जाना जाता है। हड़प्पा सभ्यता का प्रथम नगर हड़प्पा था। देखिए, इसको हड़प्पा से किस वजह से जाना जाता है हड़प्पा सभ्यता, क्योंकि सिंधु घाटी सभ्यता का जो पहला नगर था वो हड़प्पा था। इसकी जो सर्वप्रथम खोज थी, खोज इंपॉर्टेंट है, खोज 1921 में दयाराम साहनी ने, वहीं पर राखलदास बनर्जी ने मोहनजोदड़ो की खोज की थी 1922 में। हम लोग आगे पढ़ेंगे। अब देखिए, आगे इन्होंने क्वेश्चन दिया है मोहनजोदड़ो के बारे में। तो मोहनजोदड़ो के बारे में जानकारी क्या है, पाकिस्तान के सिंध प्रांत में स्थित है, सिंध नदी के किनारे है मोहनजोदड़ो। इसका अर्थ है, बहुत क्वेश्चन पूछता है, मिलान करिए में आता है। तो मोहनजोदड़ो का अर्थ है मृतकों का टीला, या इंग्लिश बोलते हैं इसको माउंट ऑफ डेड। सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा नगर था, ये सबसे बड़ा नगर था। और इसकी खोज 1922, 1819 लिखा है, 1922 में राखलदास बनर्जी ने। वहीं पर 1921 में दयाराम साहनी ने हड़प्पा की खोज की थी और 1922 में राखलदास बनर्जी ने मोहनजोदड़ो की खोज की। अब इसमें कालीबंगा बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, बहुत बार पूछा गया है कालीबंगा से क्या क्या क्वेश्चन पूछ सकता है। यह राजस्थान में, पहली बात राजस्थान में स्थित है, बाकी इतना इंपॉर्टेंट नहीं, आपको इतना रखना है। कालीबंगा राजस्थान में स्थित है। इसके अर्थ है काले रंग की चूड़ियाँ। अब देखिए, काली तो कालीबंगा, तो काले रंग की चूड़ियाँ, ठीक है, याद रखना है ऐसे। और बंगा से याद रखना मग्घा, मग्घा किसे पकड़ोगे, हाथों से पकड़ोगे। तो कालीबंगा यानी काले रंग की चूड़ियाँ, हाथों में क्या पहनते हैं, चूड़ी पहनते हैं। यहाँ हवन कुंड के साक्ष्य थे। अब हवन से राख निकलती है, वो भी कैसी होती है, काले। जूते हुए खेत, सर खेत से हमेशा धूल उड़ती है, कैसी, काली। भूकंप जब आता है उसके बाद राख या फिर धूल उड़ती है, कैसी, काली। और ऊँट की हड्डियाँ, आपको ये याद रखना है, इसके साक्ष्य मिले थे। इसका जो खोज है, इसकी खोज की थी अमलानंद घोष ने वर्ष 1952 और 1953 में। इसकी खोज अमलानंद घोष ने की थी। अगला है धौलावीरा। अब देखिए धौलावीरा जो पहली बार तो गुजरात में स्थित है धौलावीरा। और धौलावीरा ये हड़प्पा सभ्यता का एकमात्र ऐसा नगर है जो 3 स्तरों में विभाजित किया गया। इसके 3 स्तर कौन कौन से हैं, तो पहला स्तर है इसका दुर्ग, दूसरा है मध्यम नगर, तीसरा है निचला नगर। 3 नगरों में इसको विभाजित किया गया है। जल संरक्षण से संबंधित तकनीक का पता भी चलता है यहाँ पे। धौला मतलब धुल लिया। अब धुल किससे धुलोगे, जल से धुलोगे, ऐसे याद रखना है। तो धौलावीरा में जल संरक्षण का पता चला था, ठीक है। आगे आ जाओ। फिर दिया इन्होंने लोथल। अब लोथल भी गुजरात में है। आ जाओ, कहाँ आ जाओ कि ये भोगवा नदी के किनारे है, ठीक है। अब लोथल से याद नहीं आता, कोई आदमी एकदम सुस्त टाइप का है, तो सुस्त टाइप का आदमी है तो यानी भगोड़ा टाइप का होगा वो, तो भोगवा नदी के किनारे होगा। यहाँ से मनके बनाने का साक्ष्य मिलता है। मनके बनाने का साक्ष्य याद रखना। मनके बनाने का साक्ष्य कहाँ मिलता है, धौलावीरा। वहीं पे हमने कालीबंगा में काली चूड़ियाँ देखी थी और भूकंप का साक्ष्य देखे थे, जूते हुए खेत देखे थे, जहाँ पर काला भूकंप आया तो काली धूल उड़ी, फिर हवन हुआ तो काली राख उड़ी, ये सारी चीज़ें थी, तो हमने पढ़ा था कालीबंगा में। अब लोथल में क्या है, मनके बनाने का साक्ष्य। अगला क्वेश्चन क्या दिया है, अगला क्वेश्चन है मौलिक कर्तव्य से। तो मौलिक कर्तव्य, अब आज मौलिक कर्तव्य में क्या बोला है कि भारत के मूल संविधान में मौलिक कर्तव्य का उल्लेख नहीं था। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, कई लोगों एग्जाम में आता है जब कि
प्रारंभ में जो हमारे प्रारंभिक संविधान है यानी मूल संविधान है उसमें मौलिक कर्तव्यों की संख्या तो सब लोग टक से लगा देते हैं 10, जबकि हमारे मूल संविधान में मौलिक कर्तव्य नहीं थे। हम लोगों ने 42वां संविधान संशोधन सन 1976 के तहत मौलिक कर्तव्य को जोड़ा था, तब 10 जोड़े गए थे। फिर उसके बाद हमने 86वां संविधान संशोधन सन 2002 किया, उसमें हमने 11वां मौलिक कर्तव्य जोड़ा जो शिक्षा से संबंधित था। तो याद रखना कि हमारे जो मूल संविधान में मौलिक कर्तव्यों का उल्लेख नहीं था। मौलिक कर्तव्य को 42वां संविधान संशोधन 1976 के तहत जोड़ा गया था। फिर इसको जोड़ा गया था सरदार स्वर्ण सिंह समिति के द्वारा। सरदार स्वर्ण सिंह समिति के द्वारा, ये इंपॉर्टेंट है, के आधार पर जोड़ा गया, जिसको संविधान के भाग 4 में है राज्य के नीति निर्देशक तत्व और भाग 4 के कामेश को जोड़ा गया, जिसमें 10 मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया। फिर उसी के बाद क्या हुआ, उसके बाद 86वां संविधान संशोधन सन 2002 होता है, जिसमें 11वां मौलिक कर्तव्य जोड़ा जाता है। अभी मैंने बताया 11वां मौलिक कर्तव्य किससे संबंधित है, शिक्षा से। भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य जो है वो कहाँ से लिया गया है, तो रूस से लिया गया है, जिसको पहले हम लोग सोवियत संघ बोलते थे। तो कहाँ से लिया गया है, रूस से। अब कर्तव्य, अगर कर्तव्य नहीं करोगे तो लोग क्या हो जाएंगे, रूठ जाएंगे, रूस। तो मौलिक कर्तव्य कहाँ से लोगे, रूस से। हमें ऐसे ही रिलेट करके ही याद रखना है। आ जाओ एनी बेसेंट के बारे में पढ़ते हैं। अब एनी बेसेंट भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष थी। प्रथम भारतीय नहीं बोला है मैंने, बोला प्रथम महिला अध्यक्ष। कलकत्ता अधिवेशन 1917 में कलकत्ता अधिवेशन में पहली महिला थी जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्ष बनी। हम अगर वहीं पे पहली भारतीय महिला की बात करें तो वो सरोजनी नायडू थी। 1925 में कानपुर अधिवेशन, याद रखना 1925 में कानपुर अधिवेशन सरोजनी नायडू, ठीक है, पहली भारतीय कराएगा। तो अच्छा, एनी बेसेंट की जो पत्रिका है ये है कॉमनवेल्थ, एनी बेसेंट कॉमनवेल्थ, ठीक है। अब याद कैसे रखना है, याद कर सकते हो, एनी मतलब कोई भी, और कॉमन मतलब कॉमन व्यक्ति कोई भी। तो वैसे याद रखना कि एनी बेसेंट की जो पत्रिका थी वो कौन थी, कॉमनवेल्थ। इन्होंने सितंबर 1916 में मद्रास यानी चेन्नई में अखिल भारतीय राष्ट्र होम, ये देखिए इंपॉर्टेंट है, ये कई लोगों को नहीं पता होगा, ये चीज़ ज़रा देखिएगा कि एनी बेसेंट ने 1916 में मद्रास यानी चेन्नई में अखिल भारतीय होम रूल लीग की स्थापना भी की थी। बात ठीक है, एकदम अच्छे से अपने गांठ बांध के रखना ये चीज़। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट स्लाइड क्या कहती है। अभी मैंने बताया था आपको सरोजनी नायडू के बारे में कि ये पहली भारतीय थी, सरोजनी नायडू पहली महिला, एनी बेसेंट 1917, लेकिन पहली भारतीय महिला सरोजनी नायडू वर्ष 1925 में कानपुर अधिवेशन में इन्होंने अध्यक्षता की थी। और भारत की पहली राज्यपाल भी थी, जो आपके उत्तर प्रदेश की थी, सरोजनी नायडू पहली राज्यपाल महिला थी हैं। इसके बाद इनके जन्म जो होता है वो 13 फरवरी को होता है। इसी वजह से 13 फरवरी के दिन को ही हम किसके रूप में मनाते हैं, राष्ट्रीय महिला दिवस के रूप में मनाया जाता है। बात क्लियर है, आगे आ जाओ। आगे इसने दिया है, अच्छा एक चीज़ ये नहीं जा रही है, ये जो मैक्सिमम 5 पेज का आ रहा है, जबकि ये साइन भी हो चुका है आईडी से, उसके बाद भी ऊपर लिख के आ रहा है मैक्सिमम 5 फाइल, पता नहीं क्या है, दिखाते हैं इसको, दिखा चुके हैं 2 बार, हट जाता है फिर से आ जाता है। आ जाओ तो प्रमुख अनुच्छेद, तो 44वां संविधान संशोधन, जो 44वां अनुच्छेद है ये किससे रिलेटेड है, समान सिविल संहिता से। बहुत पूछा जाता है, यूसीसी समान सिविल संहिता किस आर्टिकल में है, तो आर्टिकल 44, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत पूछा जाता है आर्टिकल 44। अच्छा, एक 39 का ए, इसमें जो कमेंट बॉक्स में करके बताइएगा 39 के ए में क्या है। अच्छा, हम आपको ये बता दे रहे हैं कि हमने 42वां संविधान संशोधन सन 1976 के तहत इसको जोड़ा था। कल है कि मैंने परसों शायद एक वीडियो अपलोड की थी, उसमें मैंने इसके बारे में बताया है, ठीक है। 42वां संविधान संशोधन सन 1976 के तहत हमने जोड़ा था। 39 में ए जो है जोड़ा गया था, इसमें क्या लिखा है ये आपको बताना है। अगला है भारतीय संविधान में भाग 4। भाग 4 अभी मैंने बताया राज्य के नीति निर्देशक तत्व से संबंधित है। इसमें अनुच्छेद 36 से लेकर 51 तक इसका वर्णन है। राज्य का जो नीति निर्देशक तत्व है ये राज्य से रिलेटेड है। इसको हमने लिया कहाँ से है, आयरलैंड से लिया गया है। अच्छा, एक चीज़ और पूछता है, गांधीवादी दर्शन से कौन सा भाग दर्शाता है, या किस भाग में गांधीवादी दर्शन को दर्शाया गया, तो भाग 4 में, ठीक है। अब आ जाओ, यहाँ पे सरला आ गई हैं, तो सरला लिख लो भाई, सरला यानी संसद, आर्टिकल 79। रा से राज्यसभा का उल्लेख है आर्टिकल 80 में, ला से लोकसभा का उल्लेख है आर्टिकल 81 में। तो सरला याद रखना,
79, 80, 79, 80 और 81। अच्छा, वहीं पे 85 के तहत जो राष्ट्रपति होता है वो लोकसभा को भंग कर सकता है, और लोकसभा भंग हो जाती है, इसी वजह से लोकसभा को निम्न सदन कहा जाता है, राज्यसभा को उच्च सदन कहा जाता है। अच्छा, लोकसभा में जो कार्यकाल होता है ये 5 साल का होता है। वहीं पर जो राज्यसभा होता है, राज्यसभा का कार्यकाल 6 वर्ष नहीं होता है, राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष होता है। लोकसभा 5 साल बाद भंग हो जाएगी, फिर से नई सरकार बनेगी, लेकिन राज्यसभा कभी भंग नहीं होती है। ये हर 6 साल में अपना लोग जाते रहते हैं, आते रहते हैं। इनके सदस्यों का कार्यकाल होता है 6 वर्ष का। बात क्लियर है? आ जाओ, आगे दिया है रक्त, ब्लड। अब ब्लड के बारे में क्या है देखिए, रक्त समूह की खोज जो है वो कार्ल लैंडस्टीनर ने की थी। अब रक्त संबंध कैसे होंगे भाई? काले लोगों से भी आपको रक्त संबंध रखने पड़ेंगे। ऐसा तो नहीं है कि जैसे मान लो अब आप लोग हैं, अब आप लोगों की मम्मी गोरी थी, पापा नहीं गोरे थे, और बच्चा काला हो गया तो ऐसा मम्मी फेंक देंगी, नहीं तुम हट जाओ यहाँ से। तो जाहिर सी बात है, काला हो या गोरा हो, रक्त संबंध हो सकता है, रखना पड़ेगा। सर्वदाता, देने वाला को एक उंगली दे दी गई, तुम मुझे दोगे, तो एक सिंगल किस में लग गया? ओ में। ग्राही मतलब वो ले सकता है, तो दे दो, हाथ जोड़ रहा है, हाथ जोड़ेगा दोनों से, तो 1 और 2 दोनों से हाथ जोड़ दिया, यानी प्लस का निशान हो गया, तो यहाँ 2 लोग हो गए। ए बी पॉजिटिव, ये ग्राही होता है। ठीक है। दाता सबको देगा, तो देने वाला तो उंगली उठा देगा सबके ऊपर, तो एक सिंगल मतलब ओ माइनस, और ग्राही वो मांगेगा तो हाथ जोड़ के मांगेगा, तो 2 लोग होंगे, यानी ए बी और प्लस, यानी ये भी 2 से बना। ठीक है, आगे आ जाओ। जीवित कोशिका की खोज ल्यूवेनहॉक। अच्छा, रक्त समूह की खोज है कार्ल लैंडस्टीनर, लेकिन जीवित कोशिका की खोज है ल्यूवेनहॉक। दोनों में मेजर डिफरेंट है, बहुत अच्छे से ध्यान रखना ये चीज़। ठीक है, फिर से मैं बता दे रहा हूँ, रक्त समूह की खोज कार्ल लैंडस्टीनर, जीवित कोशिका की खोज ल्यूवेनहॉक। आगे आ जाओ, अगला है रक्त परिसंचरण तंत्र की खोज विलियम हार्वे। ये 3 चीज़ें आपको रक्त में बहुत याद रखने, तीनों के नाम। आनुवांशिकता के नियम की खोज ग्रेगर जॉन मेंडल। अच्छा, ये वाला नाम आपको याद रखना है, और जो मैंने पिछले 2 नाम बताए थे वो आपको याद रखने हैं। ठीक है, बाकी इसको आप नहीं भी याद रखो तो काम चल जाएगा। तरल संयोजक ऊतक जिसका pH मान, अच्छा रक्त का pH मान कितना होता है? 7.4। ये 0 होता है, 7 यानी कि आपका 0 होता है, तो माइनस आओगे तो अम्ल होगा, प्लस में जाओगे तो क्षारीय होगा, और ये रक्त क्या होता है? 7.4 यानी कि क्षारीय होता है। ठीक है। pH पैमाने की खोज सोरेनसन के द्वारा pH पैमाने की खोज की थी। पैमाने की खोज कौन करेगा? शेर है सन, जिसका पुत्र शेर होगा वही खोज करेगा। तो pH पैमाने की खोज किसने की थी? सोरेनसन ने। हाँ, अब आ जाओ, अब है सत्यमेव जयते। सत्यमेव जयते क्या है? सत्यमेव जयते ये एक राष्ट्रीय आदर्श वाक्य है, इस शब्द को मुंडकोपनिषद से लिया गया है। इसका अर्थ होता है सत्य की ही जीत होती है, सत्यमेव जयते। आश्रम, अब 4 आश्रम का वर्णन है, वो कौन कौन से हैं? एक तो ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास। कितने आश्रम का वर्णन है? 4 आश्रम का वर्णन है। अब ये जो चारों आश्रम हैं, इनका उल्लेख जाबालोपनिषद में मिलता है। किसमें? जाबालोपनिषद में मिलता है। वर्ण हमारे पास कितने हैं? वर्ण भी हमारे पास हैं 4, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। कितने वर्ण हैं? 4 वर्ण हैं, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। इन चारों वर्णों का उल्लेख है वो ऋग्वेद के 10वें मंडल के पुरुष सूक्त में मिलता है। ध्यान से देखिएगा, मैं इसको ऊपर कर दे रहा हूँ, आप देख लीजिए। हमारे पास 4 वर्ण हैं, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, और चारों वर्णों का उल्लेख ऋग्वेद के 10वें मंडल के पुरुष सूक्त में मिलता है। बात क्लियर है? धाम भी हमारे पास 4 हैं, बद्रीनाथ जो उत्तराखंड में है, द्वारिका जो गुजरात में है, पुरी जो उड़ीसा में है, और रामेश्वर जो तमिलनाडु में। अच्छा, आप लोग बताइएगा चारों धामों में से कहाँ कहाँ आप लोग हुआ हो? कितने धाम आपने कंप्लीट कर लिए हैं, कितने आपके बाकी हैं, और अगला धाम आप कहाँ जाने वाले हो? अगला देखिए, नेक्स्ट है, अब आप बात करेंगे हम लोग प्रमुख ग्रंथियों के बारे में। प्रमुख ग्रंथियों में पहली ग्रंथि है अग्नाशय। अग्नाशय ग्रंथि है, आ जाओ। इस ग्रंथि में बीटा कोशिका में इंसुलिन हार्मोन होता है। इंसुलिन हार्मोन बीटा कोशिका में कौन सा हार्मोन होता है? इंसुलिन हार्मोन निकलता है इसमें, अग्नाशय में। इंसुलिन की कमी से मधुमेह रोग होता है।
अब देखिए इंसुलिन का जो संबंध है वो किससे होगा, अग्नाशय से होगा, आपको याद रखना। अग्नाशय इंसुलिन, अग्नाशय मतलब आग लग गई, आग लग गई तो आप बीमार हुए, डॉक्टर के पास गए, डॉक्टर ने क्या लगाई, सुई लगाई, इंसुलिन, ऐसे आपको याद रखना है। अग्नाशय इंसुलिन, अग्नाशय का संबंध है इंसुलिन से, और इंसुलिन की अगर आपके अंदर कमी हो गई तो आपको क्या हो जाएगा, डायबिटीज़ यानी मधुमेह रोग हो जाएगा। यह एक मिश्रित ग्रंथि है, यह एक कैसी ग्रंथि है, मिश्रित ग्रंथि है। आपसे कई बार क्वेश्चन देगा निम्न में से कौन सी ग्रंथि मिश्रित ग्रंथि है, तो कौन सी मिश्रित है, अग्नाशय। अग्न धन आशय, दो चीज़ से मिलकर बना है, तो ऐसे ही याद रखना है, दो चीज़ से मिलकर बना है, इसको मिश्रित ग्रंथि बोलते हैं। इस ग्रंथि के रस को पूर्ण पाचक रंध्र भी बोलते हैं, ठीक है। अग्नाशय, भाई अग्नाशय से समझ में आता है कि पेट की कोई चीज़ होगी तो जैसे बात है पाचक आचक वाली जो स्थितियाँ होंगी पेट में होंगी, तो इस ग्रंथि के रस को पूर्ण पाचक भी कहते हैं। हमें बस याद करने का तरीका ढूंढना है कैसे हम अपनी चीज़ों को याद रख सकते हैं और अपने एग्जाम को फोड़ सकते हैं। थायराइड ग्रंथि, अब थायराइड ग्रंथि में क्या कहता है, यह सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि है। सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी है, थायराइड सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि है। इस ग्रंथि में थायरॉक्सिन हार्मोन निकलता है। आयोडीन की कमी से होने वाले इस ग्रंथि का आकार बढ़ जाता है। आयोडीन की कमी के कारण इस ग्रंथि का आकार बढ़ जाता है। आयोडीन की जब कमी होगी तब आपको कौन सा रोग होता है, थायराइड होता है, और इसमें क्या होता है, आपका आकार वो बढ़ जाता है। हासी माता रोग इसी ग्रंथि से संबंधित है, ठीक है। कौन सा, हासी माता रोग, क्लियर है बात, आ जाओ। फिर क्या है, पीयूष ग्रंथि। पीयूष ग्रंथि के बारे में पढ़ते हैं। तो इस ग्रंथि में मास्टर ग्रंथि भी कहा जाता है, इस ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि भी कहा जाता है। इस ग्रंथि से प्रोलैक्टिन, ऑक्सीटोसिन, वैसोप्रोटीन हार्मोन भी निकलते हैं। कौन सा, प्रोलैक्टिन, ऑक्सीटोसिन और वैसोप्रोटीन हार्मोन भी निकलते हैं, ठीक है। वृषण ग्रंथि, ये एक नर ग्रंथि है, नर जनन ग्रंथि है। वृषण, 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 ठीक, वृषण नर, वृषण नर, वृषण नर, वृषण नर, ऐसे ही बोला करो तो याद हो जाएगा। जब कभी वृषण पढ़ोगे तुरंत दिमाग में आएगा वृषण नर, वृषण नर। वृषण नर जनन ग्रंथि है। इस ग्रंथि से टेस्टोस्टेरोन, अच्छा नर है तो जैसे बात टेस्टोस्टेरोन हार्मोन भी निकलेगा, तो टेस्टोस्टेरोन हार्मोन निकलता है, ठीक है। एड्रिनल ग्रंथि, इस ग्रंथि को लड़ो या भागो ग्रंथि भी कहा जाता है। एड्रिनल, अभी ड्रिल वगैरह जो होती है, ड्रिल का मतलब क्या होता है, लड़ाई लड़ाई वगैरह होती है, तो वैसे ही याद रखना है। एड्रिनल, तो ड्रिल हुआ तो लड़ो या भागो, लड़ाई लड़ो या तो भाग जाओ यहाँ से छोड़ के। यह एक अंतःस्रावी ग्रंथि है, ठीक है। देखो एड्रिनल ग्रंथि भी एक अंतःस्रावी ग्रंथि है, और आपको बता दें अभी अंतःस्रावी ग्रंथि हम लोगों ने एक और देखी थी। एड्रिनल जो है वो एक अंतःस्रावी ग्रंथि है। चलो भी देखते हैं फिर। एड्रिनल एक अंतःस्रावी ग्रंथि है, अतः अंतःस्रावी की खोज विलियम वॉलिस व अर्नेस्ट स्टार्लिंग ने की थी। अच्छा ये इंपॉर्टेंट नहीं है, इतना याद रखना। एड्रिनल ग्रंथि लड़ो या भागो ग्रंथि है और अंतःस्रावी ग्रंथि है। कैसी है, अंतःस्रावी ग्रंथि है। आगे आ जाओ। हाँ, आगे बात करते हैं। अब वेदों में जो नदियाँ हैं उनका उल्लेख कहाँ पर मिलता है, तो वेदों में जो नदियाँ हैं उनका उल्लेख कहाँ मिलेगा। ये वर्तमान में इनके नाम हैं, ये प्राचीन वाले नाम हैं, ठीक है। ये बहुत आता है, मिलान करने में आता है, कई बार आता है, इनफैक्ट मेरे कई एग्ज़ाम में आ चुका है। झेलम नदी वितिस्ता, झेलम वितिस्ता। अब झेलम झेल रहा है तो वो कहता है भाई आहिस्ता आहिस्ता झेलो यार, एकदम न झेलो जो पता चले हम सीधा खड़बड़ा के नीचे गिरे आके। तो झेलम कैसा झेल रहा है, आहिस्ता आहिस्ता झेल रहा है, तो झेलम वितिस्ता, ऐसे याद रखना, झेलम आहिस्ता यानी वितिस्ता। चिनाव, अस्किनी, चिनाव मतलब चुनाव, और जब चुनाव होता है तो तरह तरह के लोभ और ऑफ़र आपको दिए जाते हैं। तो चुनाव, आस्कनी, आस्कनी, आस्क, आस्क, जब चुनाव होगा तो लोग आके आपके पास ऑफ़र देंगे, तो आस्क, आस्क करेंगे आके, कब, जब चुनाव होगा। देखिए ऐसे ही याद रखना है, ऐसे ही मज़ेदार ट्रिक से हम लोग याद रखते हैं तो हो जाता है, क्योंकि दुनिया में बहुत ज़्यादा कष्ट हैं, लाखों क्वेश्चन हैं, लाखों सब्जेक्ट हैं, कब तक याद रखेंगे। तो ऐसे ही अगर तरीके बने रहेंगे तो एग्ज़ाम में जब 4 ऑप्शन होंगे तो जाहिर सी बात है हम लोग सही ऑप्शन तक आराम से पहुँच सकते हैं। रवि, अब रवि, रवि नाम ही देखो लग रहा है कि पुरुष का है, तो पुरुषणी, रावी नदी, परुषणी, रावी, परुषणी, रावी, रावी से याद रखना, रवि, रवि क्या है, पुरुष है। सतलज, सतलज, सतुद्री, देखिए तो लगभग सेम वॉइस कर रहा है, सतलज, सतुद्री, सतलज, सतुद्री, सतलज, सतुद्री, सत सत दोनों में आ रहा है, सेम है। गंडक, सदा नीरा, गंडक, सदा नीरा, गंडक मतलब गंधक। अब कौन गंध मारता रहता है,
भाई जो सदा नीरा, नीरा नीरा मतलब, नीरा मतलब तो अलग है, मतलब हम लोग फील क्या करेंगे इस नीरा, नीरा को हम लोग नाला समझते हैं। जो सदा नाले में पड़ा रहेगा वो कैसा कैसा रहेगा, गंदा रहेगा। तो गंधक सदा नीरा, जो गंधक गंदा रहेगा वो कौन रहेगा गंदा, जो सदा हमेशा नाले में पड़ा रहेगा। वेदों में गाँव, देखिए इनफैक्ट मैंने बहुत बार ये क्वेश्चन फेस किया है। इनफैक्ट रेलवे में जिस नौकरी पे मैं हूँ इसमें भी ये क्वेश्चन ही आया था। मेरे पास PDF पड़ी है आज तक इस एग्ज़ाम की जिसमें मैं सिलेक्टेड था। तो इसमें खुद ये क्वेश्चन पूछा गया था कि वेदों में गाय को क्या कहा जाता है। तो वेदों में गाय को अघन्या कहा जाता है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है और मैं जीता जाता एग्जाम्पल हूँ इस क्वेश्चन के आने का, कि क्वेश्चन रेलवे में पूछा गया। तो याद रखना, गाय को वेदों में अघन्या कहा जाता है। ठीक है, आ जाओ हम लोग बात करते हैं संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण यानी UNEP के बारे में। अब UNEP के बारे में बात करोगे तो ये 5 जून 1972 नैरोबी केन्या में इसकी स्थापना होती है। विश्व पर्यावरण दिवस इसी वजह से 5 जून को मनाया जाता है। इसकी जो स्थापना है वो तो 1972 में हुई, लेकिन इसको पहली बार मनाया गया 1974 में इस दिवस को। इसका मुख्यालय भी कहाँ पर है, नैरोबी में। इसकी स्थापना भी नैरोबी में, मुख्यालय भी नैरोबी में। अच्छा, इसी जो है आपका 1972 वाला, इसी के आगे चलते चलते फिर 1984 में भोपाल गैस त्रासदी होती है और उसी के 2 साल बाद 1986 में हम लोग पर्यावरण अधिनियम की स्थापना करते हैं। जो पर्यावरण एक्ट आता है वो भी 1986 में आता है। फिर सतत विकास का जो प्रथम सम्मेलन है वो स्टॉकहोम सम्मेलन स्वीडन में आयोजित किया गया था। कहाँ पर किया गया था पहला, स्टॉकहोम सम्मेलन। अब कुछ देश हैं उनकी राजधानियाँ लिखी हैं, देखो कौन कौन से हैं। स्वीडन स्टॉकहोम, स्वीडन स्टॉक, स्वीडन डॉन कभी किसी से टॉक नहीं करता, सीधे होम, घर में जाके गोली मार देता है। स्वीडन डॉन स्टॉक टॉक कुछ नहीं करता है, वो सीधे जाके घर में जाके गोली मार देगा। डेनमार्क कोपेनहेगन, मार्कर और पेन सेम है ना, मार्कर भी लिखने का काम करता है, पेन कॉपी पेन ये भी लिखने का काम करता है। तंजानिया दोदोमा, तंजानिया से रखने का तानिया दोदोमा। तानिया के पास कितनी माँ, दो माँ, क्योंकि एक तो उसकी खुद की माँ, फिर शादी हो जाएगी तो उसकी सासू माँ। तो तानिया के पास कितनी माँ, दो माँ। ऐसे याद रखना है हम लोगों को। मोरक्को रबात, मुरक्का एक होता है अचार, और रबात मतलब कि जब दावत करेगा तो मुरक्का का अचार उसको पक्का चाहिए। तो मोरक्को मतलब मुरक्का का अचार कब चाहिए, जब दावत होगी। रबात ऑप्शन जब 4 होंगे तो आराम से आप ढूंढ लोगे कि दावत राबत। ठीक है। बर्लिन, जिसके पास मनी नहीं होगी वो बर्न मतलब जलता ही रहता है। जिसके पास मनी नहीं होगी वो दूसरे को देख के अरे यार देखो ये कर रहा है वो कर रहा है, वो कभी कमाने की कोशिश नहीं करेगा कि हम भाई कमा लें, क्योंकि भाई उसके पास अगर उसने आज 1000 रुपये कमा लिए तो उसको तुरंत फिक्र होती है कि हम 700 रुपये का जीन्स लाएंगे, 200 रुपये की एक ठर्रा की बोतल लेंगे, दारू पियेंगे, हो गए 900, और 100 रुपये की दाढ़ी बनवा लेंगे, ख़त्म। परसों से फिर सोचेंगे कोई ना कोई शायद उधार दे दे। तो जो जिसके पास मनी नहीं होती है वो हमेशा जलता रहता है। जर्मनी बर्लिन। आगे आ जाओ। देखिए हमारा जो काम है वो सिर्फ आपको याद कराना है। किसी भी भाई को अगर दारू की बात करने पे दुख हो रहा हो तो उसके लिए हम क्षमा चाहते हैं, लेकिन हम लोगों को याद करना है कि एग्ज़ाम में किसी भी तरीके से हम अपना 1 नंबर कंप्लीट कर पाएँ। आ जाओ। हाँ, कुछ पुस्तक हैं उनके लेखक हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे मुद्रा राक्षस, विशाख दत्त। राक्षस कैसे होते हैं, विशाल दांत। विशाख दत्त, जिसके विशाल बड़े बड़े दांत होंगे वही राक्षस होता है। मुद्रा राक्षस विशाख दत्त। इंडिका मैगस्थनीज, इंडिका मतलब इंडिया। और इंडिया में सबसे ज़्यादा लोग क्या होते हैं, आलसी इस टाइम बहुत ज़्यादा है। वैसे तो इंडिया मत देखिए, सिर्फ याद रिलेटेड है, याद करने के लिए मैं रिलेट कर रहा हूँ। हम लोग पता है कि हम लोग भारत बहुत महान है और उसके जैसा देश होना इस टाइम वाकई में मुश्किल है। जैसा अभी हम लोगों ने पहलगाँव के लिए प्रतिवार किया था, लेकिन हम लोग सिर्फ याद करना है, क्योंकि भाई एग्जामिनर तो ये चीज़ नहीं देखेगा ना कि आपके अंदर देशभक्ति है तो आपको उस अंदर ले लो, तो वो देखेगा आप सही करके आए कि नहीं करके आओ। तो इंडिया में क्या होता है, हम लोग आलस करते हैं, तो आलस में क्या हो गया, मैगी खा लो तुरंत, बस काम खत्म। तो इंडिका मैगस्थनीज। मृच्छ कटिका शूद्रक, मृच्छ कटिका शूद्रक, कटिका काटना, मृच्छ से रखना, वृक्ष मतलब पेड़ वगैरह कौन काटेगा, शूद्रक, ऐसे याद रखना। ठीक। कादम्बरी
बाणभट्ट, ये तो याद ही होगा ज़्यादातर, बस ये याद रखना कि हर्षवर्धन के समय ही आया था। कादम्बरी बाणभट्ट, कादम्बरी बाणभट्ट, कादम्बरी बाणभट्ट, कादम्बरी बाणभट्ट। अब दम्बरी से आता है लंबरी, लंबरी आओ। अब किसी को लंबरी बोल दिया गया, होता है गाँव में लंबरी लोग बोल देते हैं, जो ठाकुर लोग होते हैं उनको लंबरी बोलते हैं। अरे लंबरी आओ, तो एकदम चिलमिलिया आ गया, उठा के तुरंत बाण आना निकालने लगा, अरे बाण उठा के मार देंगे तुम्हें, ये कर देंगे वो कर देंगे, तो कादम्बरी बाणभट्ट। मेघदूत कालिदास, मेघदूत, दूत चाहे जैसा हो, दूत चाहे काला हो चाहे जैसा हो, अब दूत का मतलब वो दास होगा किसी न किसी का, तो दूत दास, दूत क्या होगा, दास होगा। जैसे कि श्री राम ने अपना दूत भेजा था, तो जाहिर सी बात है वो दास था, तो वहाँ पे क्या बोलते हैं, अंगद गए थे किसके पास, रावण के पास, ठीक है। तो दूत दास, दूत दास। अब गौतम बुद्ध के बारे में कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट जान लीजिए, क्या है गौतम बुद्ध। अब गौतम बुद्ध का जो धर्म है, वैद्य धर्म कौन सा है, बौद्ध धर्म है। अच्छा, लेकिन प्रारंभ में ये शाक्य वंश में इनका जन्म हुआ था, ये आपको बता देना, शाक्य वंश में इनका जन्म हुआ था। अच्छा, जन्म इनका 563 BC में हुआ था, लुम्बिनी में इनका जन्म हुआ। इन्होंने पहला उपदेश अपना दिया सारनाथ में, 5 ब्राह्मणों को दिया था, जिसे धर्म चक्र परिवर्तन कब आएगा, जब किसी को ज्ञान आ जाएगा। तो पहला उपदेश सारनाथ में दिया, नाथ के सामने पहला उपदेश दिया और परिवर्तन हुआ, धर्म में परिवर्तन, यानी धर्मचक्र परिवर्तन हुआ, इसको कहा जाता है। ज्ञान की प्राप्ति इनको बोध गया में हुई, बिहार में ज्ञान की प्राप्ति हुई। श्रावस्ती में सर्वाधिक उपदेश दिए, श्रावस्ती यूपी में अपने श्रावस्ती एक जगह है, सर्वाधिक उपदेश उन्होंने वहाँ पे दिए। कुशीनगर में महापरिनिर्वाण की प्राप्ति हुई, ठीक है, कुशीनगर में इन्होंने अपने अंतिम सांस ली, उनको महापरिनिर्वाण की प्राप्ति हुई कुशीनगर में। अब कुशीनगर से है, तो अगर गौतम बुद्ध से पूछा तो कई बार अगर करंट से रिलेट करेगा तो करंट से एक चीज़ रिलेट कर सकता है, क्या, कि कुशीनगर में ही ट्रांसजेंडर यूनिवर्सिटी स्थापित की गई है, याद रखना। क्योंकि अभी बिहार में एक ट्रांसजेंडर पुलिस भी बनी है, ट्रांसजेंडर कई ऐसे काम कर रहे हैं जो काफ़ी सराहनीय है, कि ऐसे समाज से आने के बाद काफ़ी उन लोगों को प्रबोलना भी झेलनी पड़ती है, उसके बावजूद वो दिन प्रतिदिन निखर रहे हैं, और हमारी जो सरकार है वो किसी में भी भेदभाव नहीं कर रही है, ये बहुत अच्छी बात है उन लोगों के लिए। तो कुशीनगर में ही ट्रांसजेंडर यूनिवर्सिटी भी स्थापित है, और कुशीनगर में ही महापरिनिर्वाण की प्राप्ति हुई थी। अब महात्मा बुद्ध को देख लिया है, तो अब महावीर स्वामी को भी देख लेते हैं। महात्मा बुद्ध बौद्ध धर्म से थे, तो जो महावीर स्वामी है वो जैन धर्म से हैं। इनका जो जन्म है वो कुंडलवन में होता है। ये जैन धर्म के वास्तविक संस्थापक और 24वें तीर्थंकर इनको माना जाता है, वास्तविक संस्थापक और 24वें तीर्थंकर भी इनको माना जाता है। जैन धर्म के संस्थापक और प्रथम तीर्थंकर कौन थे, ऋषभदेव। ऋषभदेव ने जैन धर्म की स्थापना की थी, प्रथम तीर्थंकर थे। लेकिन वास्तविक संस्थापक जो मतलब जिसके बाद प्रचलन में आया था वो कौन थे, वो जैन धर्म के महावीर स्वामी जी थे, जो 24वें तीर्थंकर और अंतिम तीर्थंकर थे। जैन धर्म में कुल 24 हुए हैं, क्योंकि अंतिम थे ये। 23वें थे पार्श्वनाथ। जैन धर्म में 3 दर्शन है, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चरित्र। अच्छा, बौद्ध धर्म में 3 पटक हैं, त्रिपिटक, वो कौन कौन से हैं कमेंट बॉक्स में करके बताइएगा, कौन कौन से, तुरंत बताएगा, तुरंत वीडियो पॉज करिए, तुरंत बताया करिए जब भी कोई चीज़। उससे क्या होता है, मन में जब हम लोग जोड़ डालते हैं दिमाग में, तो साला समझ में आता है कि हाँ दिमाग में कुछ आ रहा है, कि बस ऐसे ही कहानी ऐसा सुनते चले जा रहे हैं। सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चरित्र। अगला और आज की ये लास्ट स्लाइड है शायद, देखते हैं, अभी शायद नहीं है, हाँ आ जाओ। सबरीमाला जो मंदिर है ये केरल में स्थित है। सबरीमाला कहाँ है, केरल में स्थित है। लॉर्ड अयप्पा को समर्पित है ये चीज़। विरूपाक्ष जो मंदिर है ये हम्पी कर्नाटक में स्थित है। कार्ले का चैत्य महाराष्ट्र में स्थित है, कार्ले का चैत्य महाराष्ट्र में स्थित है। हम लोग बात करते हैं त्रिदेव। त्रिदेव के बारे में आता है तो त्रिदेव त्रिवेद है, त्रिवेद। अब त्रिवेद में कौन कौन शामिल थे, ऋग्वेद थे, यजुर्वेद थे, सामवेद। जो अथर्ववेद था इसको हम लोग जादू टोने का वेद भी बोलते हैं, इसको बाद में शामिल किया गया, उसके बाद हुआ चतुर्वेद। पहले त्रिवेद थे, त्रिवेद में ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद थे। ऋग्वेद में ब्राह्मण ग्रंथ को ऐतरेव बोलते हैं। ऐत मतलब ए होता है, सबसे पहले ऋग्वेद था सबसे पुराना, तो ए भी सबसे पहले आता है, तो ऐतरेव हो गया। यजुर्वेद शतपथ, इसको याद रखना कैसे, यस यानी या से यजुर्वेद, सा से शतपथ, यजुर्वेद शतपथ, यजुर्वेद शतपथ। सांप, यहाँ सामदेव है, शाम को जगह सांप पढ़ना है बस।
सांप, साम सांप, सामदेव पंचविश, सा से सामवेद, पा से पंचविश। अब इसी आग, आग लग गई, कैसे आग लग गई? अथर्वेद गोपथ, अथर्वेद गोपथ, आ से अथर्वेद, गा से गोपथ, अथर्वेद गोपथ। अब अथर्वेद त्रिवेद में शामिल नहीं था, इसे जादू टोने का वेद भी बोला जाता है, ये बाद में इसको शामिल किया गया। अब खजुराहो के मंदिर का निर्माण चंदेल शासकों ने पंचायतन शैली में कराया था, जो मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले में स्थित है। ठीक है, यहाँ पर कंदरिया महादेव मंदिर भी स्थित है। खजुराहो के बारे में क्या इंपॉर्टेंट है कि चंदेल शासकों ने इसका निर्माण कराया, पंचायतन शैली में था, मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले में स्थित है, और यहाँ पर मंदिर किसका है? कंदरिया महादेव का मंदिर है। अम्बुबाची असम, अम्बुबाची असम में के कामाख्या में जो कामाख्या माता हैं, यहाँ पर अम्बुबाची का मेला लगता है, जहाँ पर योनि की पूजा की जाती है। दिलवाड़ा जैन मंदिर माउंट आबू राजस्थान में स्थित है। मीनाक्षी जो है मदुरई तमिलनाडु में, मीनाक्षी मदुरई तमिलनाडु में। और ये था अभी, और है शायद, हाँ और है, हाँ आ जाओ। दिल्ली, अब अगला है क्या है? दिल्ली में स्थित अलाई दरवाज़ा का निर्माण अलाउद्दीन खिलजी ने करवाया। दिल्ली में अलाई दरवाज़ा है, इसका निर्माण किसने कराया? अलाउद्दीन खिलजी ने। अच्छा, अलाउद्दीन खिलजी नहीं, यहाँ जो खिलजी वंश का संस्थापक कौन है? जलालुद्दीन खिलजी। खिलजी यानी खिल्ली ना उड़ाओ, अगर खिल्ली उड़ाओगे तो जला के राख कर दूंगा, तो जला मतलब जलालुद्दीन, खिल्ली मतलब खिलजी वंश। बाजार नियंत्रण प्रणाली की शुरुआत अलाउद्दीन खिलजी द्वारा की गई थी। कुतुबुद्दीन ऐबक की बात करते हैं तो कुतुबुद्दीन ऐबक गुलाम वंश को कुत्तों कैसे रखा जाता है? गुलाम की तरह। तो कुतुबुद्दीन ऐबक जो है गुलाम वंश का संस्थापक है, और इसने अजमेर में 2.5 दिन का झोपड़ा का निर्माण भी कराया था। नई दिल्ली में कुतुब मीनार का निर्माण भी इसने कराया, लेकिन ये पूर्ण न करा सका, शहीद हो गए, अपना चल बसे, कह रहे हम तो जा रहे हैं छोड़ के, तो ये तो चल दिए, लेकिन इसका पूरा जो निर्माण कार्य है वो इल्तुतमिश ने फिर करवाया था। लाख बख्श और मलिक जैसी उपाधियाँ भी किसको मिली हैं? कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन ऐबक इंपॉर्टेंट है आपके लिए, इसको जरूर याद रखना। अकबर के द्वारा बुलंद दरवाजे का निर्माण कराया गया था। जब गुजरात विजय हुई थी तब उसने बुलंद दरवाजे का निर्माण कराया, जो फतेहपुर सीकरी में स्थित है। पंचमहल तुर्की सुल्तान का मकबरा फतेहपुर सीकरी में ही स्थित है। दिल्ली में स्थित हुमायूं का मकबरा, जिसको हम लोग पूर्व का ताजमहल भी बोलते हैं, चारबाग शैली में स्थित है, जिसका निर्माण होजी बेगम ने कराया था। इतना इम्पोर्टेंट नहीं है ये। हुमायूं का मकबरा पूछ सकता है डायरेक्ट, हुमायूं मकबरा कहाँ स्थित है? तो दिल्ली में स्थित है। पंचमहल पूछ सकता है, पंचमहल कहाँ स्थित है? फतेहपुर सीकरी में। और बुलंद दरवाज़ा भी कहाँ स्थित है? फतेहपुर सीकरी में। चित्रकला का स्वर्णकाल, जहांगीर को माना जाता है, वास्तुकला का शाहजहां, याद रखना। चित्रकला का जहांगीर और वास्तुकला का शाहजहां, ठीक है। चित्रकला जहांगीर, वास्तुकला शाहजहां। अब बात करते हैं ऋग्वेद। ऋग्वेद जो सबसे पुराना वेद है, इसमें 10 मंडल और 1028 सूक्त हैं। तीसरे मंडल में गायत्री मंत्र का उल्लेख है। कौन से मंडल में? तीसरे मंत्र में गायत्री मंत्र का उल्लेख है। सूर्यदेव को समर्पित है गायत्री मंत्र। 9वें मंडल में सोमदेव, और 10वें मंडल में पुरुष सूक्त में 4 वर्णों, अभी मैंने पढ़ा था 4 वर्ण, जो 4 वर्ण हैं उनका उल्लेख किसमें था? 10वें मंडल के पुरुष सूक्त में, ठीक है। 9वें मंडल में सोमदेव का था, और तीसरे मंडल में गायत्री मंत्र, ठीक। आगे आ जाओ। अब हम लोग बात करते हैं G7 के बारे में। तो G7 के बारे में अगर चर्चा करते हैं तो G7 की शुरुआत अमेरिका और उसके सहयोगी देशों ने कराया। कब कराया? 1970 में कराया। वैश्विक आर्थिक संकट से लड़ने के लिए इसकी स्थापना की गई थी। G7 में शामिल देश कौन से हैं, इसको हम लोग ट्रिक से भी देखते हैं कौन कौन से हैं। 2024 में G7 शिखर सम्मेलन जो है वो इटली में आयोजित हुआ था। अब G7 में कौन है? G7 के लिए एक हम लोग ट्रिक जो है वो सर ने बताई है, और बहुत ही अच्छी है, कामगर है। वो ट्रिक क्या है? गर्लफ्रेंड को जूस पिलाओ। अब गर्लफ्रेंड को जूस पिलाओ, तो G से हो गया जर्मनी, F से हो गया फ्रांस, फिर जूस में J से हो गया जापान, U से हो गया USA, I से हो गया इटली, C से हो गया कनाडा, और E से हो गया इंग्लैंड। तो गर्लफ्रेंड को जूस पिलाओ। ये 7 टोटल देश हैं जो G7 में आपके हैं। फिर उसके बाद हम लोग पढ़ते हैं भारत के गवर्नर जनरल और वायसराय। अब देखिए, सबसे पहले बंगाल का प्रथम गवर्नर बनाया गया लॉर्ड क्लाइव। हम लोग कभी भी जब मैच खेलते हैं तो क्लाइव से ही शॉट खेलते हैं। विराट कोहली हमेशा क्लाइव से शॉट खेलता है, ना कोई ताकत, तो इतने परफेक्ट शॉट जाते हैं। तो हम लोग बंगाल के पहला गवर्नर है, पहली चीज़ जो हुई वो क्लाइव से हुई, यानी लॉर्ड क्लाइव। फिर बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल
प्रथम गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग। अब जब कलाई से खेल लेता है तो उसके तो वारे न्यारे हो जाते हैं भाई, जैसी मनो वैसी गेंद फेंको तो वो तो शॉट पे शॉट लगाएगा। तो प्रथम गवर्नर क्लाइव था, लेकिन प्रथम गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग। अच्छा, अंतिम गवर्नर बोला तो अंतिम गवर्नर भी वारेन हेस्टिंग था, क्योंकि अंतिम गवर्नर था तो उसी को प्रथम गवर्नर जनरल बना दिया गया। ठीक है ना। फिर उसके बाद भारत का पहला, अब भाई भारत का जब आया तो भारत कह रहा है भाई हम तो पहले बैटिंग करेंगे, हम ये गांव भाषा में फील्डिंग को पद्दी बोलते हैं, अगर हम अद्दी पद्दी नहीं कर पाएंगे हम सीधे पहले बैटिंग करेंगे। तो भारत का पहला गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिंग, और भारत के प्रथम वायसराय। जब पूरा भारत सोचा कि अब मेरी फील्डिंग आ गई तो उसने पकड़ना स्टार्ट कर दिया कैच, कैच पे कैच, कैच पे कैच, पता चला पूरा मंडी खत्म। तो प्रथम भारत का प्रथम वायसराय लॉर्ड कैनिंग। ठीक है, भारत का प्रथम गवर्नर जनरल विलियम बेंटिंग, प्रथम वायसराय लॉर्ड कैनिंग। विलियम बेंटिंग के समय विधि आयोग का गठन हुआ था। प्रथम अध्यक्ष इसके लॉर्ड मैकाले को बनाया गया था। 1905 में लॉर्ड कर्जन ने बंगाल विभाजन की घोषणा की थी। 16 अक्टूबर 1905 को यह लागू हुआ था। 7 अगस्त 1905 को कलकत्ता में के टाउन हॉल में स्वदेशी आंदोलन की शुरुआत हुई। ये इंपॉर्टेंट है, स्वदेशी आंदोलन पूछा गया है। स्वदेशी आंदोलन की शुरुआत हुई जिसमें विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार किया गया। विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार किस आंदोलन में किया गया? स्वदेशी आंदोलन में। कब चलाया गया? 1905 में। कहाँ पे चलाया गया? कलकत्ता के टाउन हॉल में। स्थायी बंदोबस्त कार्नवालिस, रैयतवाड़ी, मुनरो, महलवाड़ी, लॉर्ड मैकेंजी, इन्होंने ये आरंभ कराया था। पारिस्थितिकी तंत्र की में ऊर्जा 10% प्रवाह एक ही दिशा में होती है, नियम। ये कोई इंपॉर्टेंट नहीं है, इसको छोड़ो, आगे आ जाओ। चौरी चौरा घटना। चौरी चौरा घटना 5 फरवरी 1922 की घटना है। गोरखपुर उत्तर प्रदेश की घटना है ये। इस घटना में क्या हुआ था? 22 पुलिसकर्मी जिसमें एक दरोगा 21 सिपाही को जिंदा जला दिया गया था। इस घटना के बाद महात्मा गांधी ने, जो चौरी चौरा घटना है, इसी के बाद 12 फरवरी 1922 को बारदौली में एक बैठक की और इसमें असहयोग आंदोलन जो 1920 में चलाया गया था उसको समाप्त कर दिया गया इसी घटना के बाद, कि भाई अब नहीं चलाना है। और इसमें खुद को दोषी माना था कि इस घटना के दोषी हम हैं, जिसकी वजह से महात्मा गांधी को जेल हुई थी। आ जाओ आगे क्या है? जलियांवाला बाग हत्याकांड। जलियांवाला बाग हत्याकांड के बारे में बात करते हैं। 13 अप्रैल 1919 का है, जब 79 लोगों पर जनरल डायर ने गोलियां चलवा दी थी। 9 अगस्त 1925 को काकोरी ट्रेन डकैती उत्तर प्रदेश में होती है। इसमें कौन कौन शामिल था आप जरा कमेंट बॉक्स में बताइए। बक्सर का युद्ध 1764, बक्सर का युद्ध 1764 में हुआ था। इसी के ठीक 100 साल बाद या 1765 में इलाहाबाद की संधि हुई थी। अंग्रेज शासकों का नेतृत्व हेक्टर मुनरो ने किया था। 1764 में बक्सर का युद्ध हुआ और अंग्रेज का नेतृत्व किसने किया? हेक्टर मुनरो ने किया, जिसमें अंग्रेजी सेना और मीर कासिम की संयुक्त सेना के मध्य लड़ाई हुई थी। कहाँ पे हुई थी? बिहार में। इस युद्ध के बाद मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय और लॉर्ड क्लाइव के मध्य 1765 में इलाहाबाद की संधि हुई थी। मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय और लॉर्ड क्लाइव के बीच में संधि हुई थी। कब? 1765 में। डायरेक्ट पूछेगा 1765 में इलाहाबाद की संधि कब हुई थी? 1765 में। अब हम लोग बात करते हैं प्रमुख पुस्तकों के बारे में। कुछ पुस्तकें हैं, उनके लेखक है, पीछे भी हम लोगों ने देखा था, यहाँ भी देखिए। गुलामगिरी, महात्मा ज्योतिबा फूले, अभी इनकी मूवी भी आई है, एक बार देख लीजिएगा तो काफ़ी डाउट वहाँ से क्लियर हो जाएंगे। डिस्कवरी ऑफ इंडिया भी जलियांवाला बाग की एक मूवी आई थी, उसको भी देख लीजिएगा, वो भी इंपॉर्टेंट रहेगा आपके लिए, क्वेश्चन जरूर पूछेगा घुमा फिरा के। डिस्कवरी ऑफ इंडिया जवाहरलाल नेहरू। गीता रहस्य बाल गंगाधर तिलक। गीता में तिलक लगा के हम लोग पढ़ना चाहिए। सत्य प्रकाश स्वामी दयानंद सरस्वती। सत्य बिल्कुल बोलो तभी सरस्वती यानी विद्या तुम्हारे पास आएंगी। मुद्रा राक्षस विशाख दत्त। राक्षस अभी बताया था, राक्षस के विशाख दत्त, विशाल दांत होते हैं। और अभी 2 पेज और हैं, देख लेते हैं। चलो आ जाओ, फटाफट स्पीड में पढ़ते हैं। वैलेंटाइन सिरोल ने बाल गंगाधर तिलक को भारतीय अशांति का जनक तिलक को किसने बोला? वैलेंटाइन सिरोल ने। किसने बोला था? वैलेंटाइन सिरोल ने। 1927 में साइमन कमीशन का गठन किया गया, जो 1928 में भारत पहुंचा। इसी समय मोतीलाल नेहरू ने नेहरू रिपोर्ट पेश की थी। गांधी इरविन समझौता, जिसको हम लोग दिल्ली समझौते के नाम से जानते हैं, वो 5 मार्च 1931 को हुआ था और 23 मार्च 1931 को भगत सिंह को फांसी हुई थी। और जब यहाँ पर ये समझौता हुआ था, फिर भी ये फांसी के लिए इन्होंने क्यों नहीं उनको मना किया था, ये बात थोड़ा अनएक्सपेक्टेड है, कुछ समझ में नहीं आई है। महात्मा गांधी और अंबेडकर के बीच में पूना पैक्ट होता है 1932 में, 1 साल बाद। उसके बाद अब कुछ विषाणु जनित रोग हैं और जीवाणु जनित रोग हैं।
विषाणु और जीवाणु, इनके दोनों के रोग हैं। देखिए क्या है कि विषाणु जनित है रेबीज, चेचक, हेपेटाइटिस, पोलियो, डेंगू, इबोला, ये हैं आपके विषाणु। उनकी जो ट्रिक है वो रचना हमें पानी दो जरा। रचना, आर से रेबीज, CH चेचक, फिर इधर हमें से हेपेटाइटिस, M से हो गया मजिल्स और E से हो गया इबोला, फिर वहीं पे पानी दो जैसे हो जाएगा डेंगू और जरा से हो जाएगा जिकोबासा। अब जीवाणु जनित रोग हैज़ा, टिटनस, टाइफाइड, निमोनिया, तपेदिक और प्लेग, ये सारी चीज़ें जीवाणु से होती हैं। कांग्रेस के प्रमुख अधिवेशन देखिए कौन कौन से हैं कांग्रेस के प्रमुख अधिवेशन, आ जाओ। बम्बई 1925, जो पहले जो बकमई हम लोग याद रखते हैं, बकमई 1985, 1985, 1986, 1987, 1988। बम्बई बम्बई कोलकाता, मई से मद्रास 87 में और ई से इलाहाबाद 88 में। तो 1985 में बम्बई की अध्यक्षता व्योमेश बनर्जी ने। अच्छा 86 में जो कोलकाता हुई थी उसके दादा भाई नौरोजी ने, और 87 की बात करते हैं जो मद्रास में हुई थी बदरुद्दीन तैयब अली ने, और 1888 में जो हुई थी इलाहाबाद में उसकी की थी जॉर्ज यूल ने। सूरत अधिवेशन 1907 में रास बिहारी घोष ने, और बेलगांव अधिवेशन 1924 एकमात्र गांधी जी द्वारा एकमात्र अध्यक्षता जो की दी गई थी कांग्रेस अधिवेशन की, वो कौन सी थी, बेलगांव का 1924। लखनऊ अधिवेशन 1916 अंबिकाचरण मजमूदार सैया जी, और जब दोनों गरम दल और नरम दल दोनों एक हो गए थे, सैया जी से ब्रेकअप कर लिया को पैचअप में बदल दिया गया था। अच्छा ब्रेकअप कब हुआ था, 1900, आप बताइए ज़रा कमेंट में, हमने इतना बता दिया है 1900। अच्छा ऑप्शन दे रहे हैं 1907, 1909, 1910, बस ये 3 दे दो, 1907, 1909, 1910। ऑप्शन बताइएगा कौन सा सही है, कब गरम दल और नरम दल अलग किए गए थे। हम बता दे रहे हैं आपको 1916 में जो है लखनऊ अधिवेशन होता है, वहाँ पे अंबिकाचरण मजमूदार ने अध्यक्षता की, और गरम दल जो नरम दल थे फिर से एक साथ हो गए थे। 1916 में लखनऊ अधिवेशन में कांग्रेस में गरम दल नरम दल, यहाँ पे लिख दी गया है, ये चीज़ लिख भी दी गई है आपके लिए। और आज का ये लास्ट पेज है, नेपाल की प्रथम महिला राष्ट्रपति विद्या देवी भंडारी। ये तो एयरफोर्स में पूछा गया था, कई बार पूछा गया एयरफोर्स जब तैयारी करते थे तब हम इसको कई बार पढ़ते थे। नेपाल की राजधानी काठमांडू है, जहाँ पर दक्षिण यानी सार्क का मुख्यालय, सार्क की राजधानी कहाँ पे है, नेपाल, काठमांडू। सार्क मतलब सार्क ना पालो भाई, नेपाल, सार्क को ना पाल, काट लेगा फालतू में, काठमांडू, ठीक है। श्रीलंका की राजधानी जयवर्धने पुराकोट्टे। बांग्लादेश की राजधानी ढाका, ढाका। भूटान की राजधानी थिम्पू, म्यांमार से जो सीमा लगे देश हैं, सीमा लगे जो राज्य हैं वो कौन से हैं, उत्तर से दक्षिण के, ऊपर से नीचे की ओर है। क्या याद रखना ट्रिक, अरुणाचल प्रदेश, ना से नागालैंड, माँ से मणिपुर, दूसरा माँ से मिजोरम। अरुणाममी। विश्व के प्रमुख मरुस्थल, अब एक तरफ ये मरुस्थल है, दूसरी तरफ देश है। टकला मकान चीन में ज़्यादातर लोग टकले होते हैं तो जाहिर सी बात टकला मकान तो याद रखना नहीं पड़ेगा, टकला मकान चीन। पेटागोनिया अर्जेंटीना, पेट में कुछ भैया गोलियां लगी हैं तो अर्जेंट, हमें तुरंत ट्रीटमेंट चाहिए। पेटागोनिया, पेट में गोलियां चली तो कब क्या चाहिए, अर्जेंट ट्रीटमेंट चाहिए। गोभी मंगोलिया व चीन। अब गोभी की सब्ज़ी हमने खा ली और पसंद थी नहीं, उसमें थे कीड़े थे, तो हमें अब क्या चीज़ की आवश्यकता है, हमें गोलियों की आवश्यकता है भैया, हमें गोलियां दवा खिलाओ, ये बीमार हो जाएंगे। रब उल खादी सऊदी अरब, ये तो अलग से समझ में आ रहा है कि भाई वहीं का है। रब उल खादी, जितने भी इस टाइप के नाम हुआ करें वो ज़्यादातर सऊदी अरब के ही होते हैं, अगर ना भी आए तो तुक्का अगर मारना है तो इसमें तुक्का मारा करो। किज़लकुम मरुस्थल उज्बेकिस्तान। दस्त कबीर ईरान, दस्त लूट ईरान, अथाकामा चिली और ग्रेट विक्टोरियन ऑस्ट्रेलिया। तनामी मरुस्थल ऑस्ट्रेलिया, ग्रेट विक्टोरियन ऑस्ट्रेलिया, तनामी मरुस्थल ऑस्ट्रेलिया। और पृथ्वी सम्मेलन, प्रथम पृथ्वी सम्मेलन जो है वो रियो डी जेनेरो ब्राज़ील में वर्ष 1992 में हुआ। प्रथम पृथ्वी सम्मेलन, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, खुद मैंने कई बार
फेस किया हुआ है। इस सम्मेलन में संयुक्त राष्ट्र जलवायु सम्मेलन UNFCCC का गठन भी किया गया था। कब? 1992 में पहला पृथ्वी सम्मेलन होता है, उसके ठीक 2 साल बाद 1994 में UNFCCC का गठन किया गया। अब UNFCCC क्या है? UNFCCC नामक एक संस्था प्रतिवर्ष 1995 से जलवायु परिवर्तन के मुद्दों पर चर्चा करने के लिए एक बैठक आयोजित विश्व स्तर पर करती है। इसी बैठक को बोलते हैं कोप, और कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज कहा जाता है। वर्ष 2002 में पृथ्वी सम्मेलन जोहान्सबर्ग में हुआ था। 31 अक्टूबर 2019 को जम्मू कश्मीर व लद्दाख के दो नए केंद्र शासित प्रदेश बनाए गए, जिसके बाद यूटी की जो संख्या है वो 9 हुई, वर्तमान में 8 है। 26 जनवरी 2020 को दादरा नगर हवेली और दमन द्वीप को 1 कर दिया गया, यानी 2 को 1 कर दिया गया। तो वो 2 थी लेकिन उनको 1 बना दिया गया, वही 1 कम हो गया, यानी 9 नहीं है। वर्तमान में कितने हैं? 8, जिसकी वजह से केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या वर्तमान में कितनी है? 8। भारतीय मानक समय 82.5 डिग्री पूर्व देशांतर जो नैनी मिर्ज़ापुर उत्तर प्रदेश से गुजरती है, यह भारत के 5 राज्यों से गुजरती है। 5 राज्य कौन से हैं? उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश। याद कैसे रखना है? तो आंधी में छाता ऊपर उठा, भाई बात तो गलत है, ऊपर उठाओगे तो पता चला छाता चला गया, तुम डंडा लिए घूम रहे हो छाता का। आंधी यानी आंध्र प्रदेश, में मध्य प्रदेश, छाता छत्तीसगढ़, ऊ से उत्तर प्रदेश और उठा से हो गया उड़ीसा। ये 5 राज्य ऐसे हैं जहाँ से समय रेखा गुजरती है: उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल जो है, इसका संबंध किससे है? ये आपसे डायरेक्ट पूछता है, तो ओजोन संरक्षण से है। ठीक है, ओजोन परत के संरक्षण के लिए 16 अक्टूबर 1987 को कनाडा के मॉन्ट्रियल में स्थित हुआ, जिसका उपलक्ष्य प्रतिवर्ष 17 सितंबर को विश्व ओजोन दिवस मनाया जाता है। जैव विविधता दिवस 22 मई, अच्छा 22 मई, 22 मार्च और 22 अप्रैल। जो 22 मार्च है वो जल दिवस, 22 अप्रैल पृथ्वी दिवस और 22 मई जैव विविधता दिवस, बायोडाइवर्सिटी डे। ये देखिए यहाँ पर लिखा भी है। ठीक है, जल दिवस 22 मार्च, पृथ्वी दिवस 22 अप्रैल और 22 मई की बात की जाए तो जैव विविधता दिवस। ठीक है, जैव विविधता दिवस। GI टैग जो होते हैं, जो टैग है भांगवती जो अधिनियम है, ये GI टैग का, ये 1919 का अधिनियम है, 10 वर्ष के लिए दिया जाता है। प्रथम दार्जिलिंग की चाय को दिया गया था। दार्जिलिंग कहाँ है? पश्चिम बंगाल में। शाही लीची को GI टैग बिहार को दिया गया। शाही लीची का GI टैग कहाँ पे है? बिहार में। तेजपुर लीची का GI टैग असम को दिया गया। तेजपुर लीची कहाँ की है? असम की है। उसके बाद खोला, ये कोई इंपॉर्टेंट नहीं है, आगे आ जाओ। कुछ रोग हैं, रोग कौन से हैं? ब्लू बेबी सिंड्रोम नाइट्रेट की अधिकता से होता है। कॉडमेनियम की अधिकता से इटाई रोग होता है। मर्करी की अधिकता से मिनीमाता रोग होता है। फ्लोराइड की अधिकता से दांत संबंधित रोग होते हैं। फ्लोराइड दांत संबंधित रोग होते हैं। फ्लोराइड दांत संबंधित। प्रथम संविधान संशोधन 1951 के तहत नवी अनुसूची जोड़ी गई। वर्तमान में हमारे पास 12 अनुसूची हैं। प्रारंभ मूल संविधान में 8 अनुसूची थी। पहली अनुसूची जो 9वीं अनुसूची यानी जो पहला संविधान संशोधन 1951 में हमने 9वीं अनुसूची को जोड़ा था। वर्तमान में हमारे पास 12 अनुसूचियाँ हैं। 42वां संविधान संशोधन के तहत सिर्फ एक बार प्रस्तावना में संशोधन हुआ है, जिसके तहत हमने 3 वर्ड को जोड़ा: समाजवाद, पंथनिरपेक्ष और अखंडता। ये 3 शब्द को जोड़ा। अगर हम लोग वहीं पे बात करें, एक स्लाइड लेते हैं, हम लोग वहीं पे बात करते हैं जो 42वां संविधान संशोधन है। 42वां संविधान संशोधन जो 1976 है, इसको मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मिनी कॉन्स्टिट्यूशन, याद रखना। ठीक है, और थैंक यू फॉर क्लास। ये पहला जो सीरीज़ थी ये थी, और लगातार जो इसकी सीरीज़ है वो मैं पूरी अपलोड करूँगा। अभी क्या है, मेरी पोस्टिंग जो है भुज के पास में है, और यहाँ का तनाव आप लोग समझ रहे होंगे। जो ऑपरेशन सिंदूर हुआ था और वो अभी ख़त्म नहीं किया गया था, सब हमारे प्रधानमंत्री ने बोला है अस्थायी इसको रोका गया है। तो जो ड्यूटी आवर है वो तो लगातार इस टाइम काम वगैरह बढ़ा हुआ है। वैसे ही है जैसे पेट्रोल डीजल के रेट बढ़ जाते हैं तो किराया हमेशा बढ़ जाता है। फिर पेट्रोल डीजल चाहे फ्री हो जाए लेकिन किराया कभी भी फ्री नहीं होता है। वैसे ही है, काम बढ़ चुका है, अब काम कम नहीं हो रहा है अभी, तो काम बहुत है। फिर भी हम टाइम निकालते हैं और आपको अगला जो इसका एपिसोड है वो भी कोशिश करेंगे कि हर दूसरे दिन, यानी आज दिया है तो कल शाम तक आपको वो वाला भी एपिसोड आपको दे दें। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। वीडियो को शेयर जरूर करा करिए। और एक सूचना है आपके लिए। सूचना क्या है
मैं एक रीजनिंग की एक बूस्टर बुक लिख रहा हूँ, बूस्टर बुक। अब बूस्टर बुक में होगा क्या, इसमें है क्या कि इसमें टोटल 35 पेज के आसपास होंगे, और जब भी आपका कभी एग्ज़ाम हो तो बस आप उस बूस्टर बुक्स को देख लीजिए, पढ़ लीजिए, बस चले जाइए। कोई भी क्वेश्चन ऐसा नहीं होगा जो आप छोड़ दो। इसमें क्या होगा, सारे चैप्टर होंगे और हर चैप्टर के सारे टाइप होंगे। हर टाइप का सिर्फ एक एक क्वेश्चन लिया जाएगा, हर टाइप का सिर्फ एक क्वेश्चन, जिसका बेसिक प्लस शॉर्ट ट्रिक, मतलब जो बेसिक होता है वो, और एग्ज़ाम में क्या करना है वो मेथड सारे होंगे। तो वो बुक का लिखने का काम अभी चल रहा है, जैसे लिखेगी मैं उसको लॉन्च करूँगा। जिसको भी चाहिए होगी तो बताइएगा, और रेट बिल्कुल नामात्र के बराबर रखूँगा, जितना ये मानिए कि उस फ़ोटोकॉपी रेट के हिसाब से ही रखूँगा कि आप अगर प्रिंट करवाओगे तो उतने रुपये प्रिंट में पड़े, और बुक का रेट भी लगभग उतना ही पड़े। मतलब ये बुक कोई बेचने के हिसाब से नहीं है कि मैं उससे पैसे कमाऊँगा, बस इसका उद्देश्य यही है कि आप लोग, जो चीज़ मैं पढ़ रहा हूँ, मैं रीजनिंग का टीचर था, जो मुझे अच्छा बेस्ट से बेस्ट समझ में आता है वो आपको प्रोवाइड करा सकूं, और आप एग्ज़ाम में जाओ तो इनफैक्ट एक सब्जेक्ट तो ऐसा हो जिसके लिए आपको घर पे एक्स्ट्रा कुछ भी नहीं पढ़ना पड़ रहा है, बस आपने वो किताब पढ़ी और जाके पेपर दे दिया। चलिए मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।